ये यूनियन बजट 2022 अ कैटलिस्ट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी ग्रोथ की बात करता है। अब इसका एक पिलर भी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो उसी से मैं इसको जोड़ूंगा कि उस पिलर का मायने क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हमको पता है कि अभी ही हमारी संसद में एक बजट पेश किया गया है जिसे हम कहते हैं बजट ऑफ 2022 एंड 2023, यानी 2022-23 का जो बजट है अभी वो पेश किया गया है। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पिलर्स में बजट को डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पिलर जो था पीएम गति शक्ति वाला वो हमने कल कवर कर लिया है। आज जो दूसरा पिलर है उसको हम अभी कवर करेंगे। अतिशय तिवारी गुड इवनिंग, अमन सिंह गुड इवनिंग, अनुप्रिया शर्मा गुड इवनिंग। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं रोकता हूँ और डिस्कशन शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको जो बजट का पिलर देखना है वो ये है, कुछ इस प्रकार से हम आपको भेज भी सकते हैं नोट्स। तो देखिए, पहली बात क्या करता है बजट में, ये जो पिलर का नाम है इसको बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और कंटेक्स्ट क्या है, हम किस लिए इस न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बजट में इसको एक इम्पॉर्टेंट पिलर बनाया गया है, लिखा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट पिलर। तो ये बात याद रखनी है हम सबको कि हम इसको किस लिए डिस्कशन कर रहे हैं इसका, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारे बजट का। अब इस पिलर में जिसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है, इसमें सबसे पहले बात की गई है एग्रीकल्चर की। तो चलिए देखते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में क्या बात की गई है। पूरे कॉलम का नाम है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, यानी कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। अब अगर हम देखें कि बजट में इस बार कृषि से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं, कृषि से रिलेटेड क्या प्रावधान है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रावधान क्या है कि सरकार ने कहा है कि सरकार जो भी ऐसे किसान हैं जो वीट और पैडी इनका उत्पादन करते हैं उनको डायरेक्ट पेमेंट के थ्रू सरकार एमएसपी प्रोवाइड कराएगी, या उन किसानों की जो भी उत्पाद होता है उसका प्रोक्योरमेंट करेगी, यानी किसानों को उनकी फसल की पर्याप्त कीमत दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि सरकार उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसे भेजेगी। अब यहाँ पर ही थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 237 लाख नहीं है, 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट टू 1.63 करोड़ फॉर फार्मर्स। तो इस बात को याद रखना है। दूसरी बात इस बजट में क्या की गई, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग, यानी सरकार इस बजट पर फोकस कर रही है कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग पर बल दिया जाए। नेचुरल फार्मिंग के मायने मतलब क्या हुए, इसका मतलब हुआ है कि सरकार चाहती है कि कृषि में जो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है बहुत अधिक मात्रा में, उसके हमको पता है कि कुछ बहुत ही खराब परिणाम देखने को मिलते हैं। तो सरकार चाहती है कि अब भारत में केमिकल फ्री फार्मिंग हो, और ख़ास तौर पर सरकार ने इसमें फोकस किया है 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, ये गंगा नदी हो गई, गंगा नदी का जो 5 किलोमीटर का कॉरिडोर होगा तो यहाँ पर विशेष बल दिया जाएगा केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग का। तो इसको ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी जी गुड इवनिंग बेटा। नरेंद्र मोदी बेटा, सरकार के बारे में सब अच्छा अच्छा बताना। चलिए देखते हैं। देखिए, उसके बाद यहाँ पर बात क्या की जा रही है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, यानी मिलेट्स का जो 2000 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है, सरकार ने कहा है कि सरकार ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी एक स्कीम लॉन्च करेगी। तो इस बात को भी याद रखना है कि सरकार क्या करेगी, सरकार जो भी ऑयल सीड्स प्रोडक्शन है उनका बढ़ाने का उनको प्रयास करेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सरकार ने कहा है कि वो PPP मोड पर, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर किसानों के लिए, किसानों को डिजिटल हाईटेक सर्विसेज प्रदान करेगी। यानी जो किसान हैं उनको डिजिटल हाईटेक सर्विसेज प्रदान की जाएंगी। कि कैसे प्रदान की जाएंगी, सरकार इसके लिए प्राइवेट प्लेयर से कॉपरेशन करेगी और इसके माध्यम से डिजिटल सर्विसेज प्रदान की जाएंगी। किसान ड्रोन्स, यहाँ पर विशेष फोकस दिया जा रहा है किसान ड्रोन्स पर। अभी किसान ड्रोन से क्या होगा, जो भी फसलें हैं उनका असेसमेंट किया जाएगा, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा,
ताकि जो ग्रामीण स्तर पर बहुत अधिक विवाद होते हैं संपत्ति को लेकर, उनमें कमी की जा सके। तो इस बात पर विशेष फोकस करना है। तीसरी चीज क्या है कि खेतों में ड्रोन्स के माध्यम से इंसेक्टिसाइड कीटनाशकों का और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषकों का छिड़काव किया जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट की बात की गई है, केन बेतवा प्रोजेक्ट। केन बेतवा प्रोजेक्ट भारत में 2 राज्यों का एक बहुत ही विशेष प्रोजेक्ट है, जिसमें केन नदी और बेतवा नदी को एमपी और उत्तर प्रदेश का यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये प्रोजेक्ट है। इसमें समस्या क्या है कि एक नदी में पानी ज़्यादा है तो वहाँ बाढ़ की समस्या रहती है, और दूसरी नदी में पानी कम है, वहाँ सूखे की समस्या रहती है। तो अगर इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो ये पहले बात की गई थी, तो इससे फ़ायदा होगा कि जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ पर जल स्तर कम हो जाएगा, जहाँ पर सूखा रहता है वहाँ पर जल स्तर बढ़ जाएगा। तो इससे जो बुंदेलखंड रीजन है, जो कहा जाता है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर आसानी से किसानों को सिंचाई में लाभ मिलेगा। तो ये बात यहाँ पर की गई है कि केन बेतवा प्रोजेक्ट से इससे क्या होगा कि 9.08 लाख हेक्टेयर जो है उस लैंड का इरिगेशन होगा। अब ये हमने बात कर ली किसकी, एग्रीकल्चर की। अब हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग की, खाद्य प्रसंस्करण। अब देखिए सरकार ने क्या कहा, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है। हम सबको पता है कि गेहूं का उत्पादन होता है, फिर उस गेहूं के उत्पादन से कई प्रोसेस से गुजरते हुए उस गेहूं से ब्रेड बनता है। तो ये जो बीच में जो वैल्यू एडिशन होता है, उसी को बोलते हैं एक इंडस्ट्री में जाकर मशीन की सहायता से जो रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन होता है, जो गेहूं में वैल्यू एडिशन जो इंडस्ट्री करती है, उसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार किसानों को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पैकेज देंगी। क्यों पैकेज देंगी, ताकि ये जो वेजिटेबल की सूटेबल वैरायटीज़ हैं, इसका मतलब हुआ कि ऐसी वैरायटीज़ जो आसानी से उपजाई जा सकें, क्लाइमेट में जैसा क्लाइमेट है उसके अनुकूल हो, तो और उनसे अधिक उत्पादकता प्राप्त हो। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो पैकेज प्रदान किया जाएगा उससे क्या होगा, सूटेबल वैरायटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होगा। टू यूज़ एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन एंड हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि इससे प्रोत्साहित किया जाएगा किसानों को कि वो ऐसा क्या करें कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन कैसे हो, प्लस जो हार्वेस्टिंग की अच्छी टेक्निक है उन पर विशेष फोकस प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर बात की गई है इंडस्ट्री एंड स्किल डेवलपमेंट की। तो चलिए देखते हैं कि इंडस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट क्या है। देखिए यहाँ पर सरकार ने कहा है कि ECLGS, इसका मतलब होता है इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम। सरकार यहाँ पर क्या कह रही है कि इस स्कीम के माध्यम से सरकार क्या करेगी कि MSMEs को एक्स्ट्रा एडिशनल लोन प्रदान करेगी, क्योंकि हमको पता है कि जो छोटे छोटे जो ऐसे लोग होते हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं, छोटी छोटी कंपनियों में काम करते हैं या कुछ ग्रुप बनाकर काम करते हैं, अक्सर उनको लोन की समस्या रहती है। अब समस्या में एक बात ये याद रखिएगा कि जो इस प्रकार की समस्या होती है वहाँ पर एक चीज़ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सरकार ने ये जो स्कीम थी इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम, इसको बेसिकली जो मुझे याद आता है वो कोविड के दौरान लॉन्च किया था, ताकि जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो छोटी कंपनीज़ हैं, उनको लोन प्रदान किया जा सके ताकि वो अच्छे से अपने काम में लग सकें, अच्छा काम कर सकें। इसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। देखिए जब भी कहीं पर क्रेडिट गारंटी वर्ड आपको मिल जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो छोटी जैसे माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, छोटी इंटरप्राइजेस हैं, छोटे इंटरप्राइजेस को अपने काम को, अपने प्रोडक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन बैंक्स उन छोटे MSMEs को पैसा देने में डरते हैं, क्योंकि बैंक में हमेशा ये रहता है कि ऐसा ना हो कि ये छोटे इंटरप्राइजेस अपना लोन चुका ना पाएँ। तो इसका मतलब क्या है कि क्या करती है सरकार कि सरकार को जब देखती है कि MSMEs में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ गिर रही हैं, तो सरकार बैंकों को प्रोत्साहित करती है कि आप जो ये MSMEs हैं, छोटी इंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, आप इनको लोन दीजिए। अगर आपका लोन डूबेगा तो उसकी गारंटी यानी क्रेडिट की गारंटी हम ले रहे हैं,
अगर आपने एमएसएमईज को, छोटे किसानों को लोन दिया और आपका पैसा डूबता है तो उसकी भरपाई सरकार बैंकों से कहती है कि हम करेंगे। तो इसका यही मतलब है। इसी तरह क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, सेम प्रकार की चीज़ है। इसके बाद रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, इस प्रोग्राम को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में दिख जाए। रैंप प्रोग्राम, पूरा नाम क्या है? रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रैंप प्रोग्राम। इसके माध्यम से क्या है कि एमएसएमईज की यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको सरकार बढ़ाने का प्रयास करेगी। यानी एमएसएमईज की जो इंडियन इकोनॉमी में परफॉर्मेंस है, सरकार उसमें सुधार करने का प्रयास करेगी। इस बात को याद रखिएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार एमएसएमई सेक्टर को रेजिलिएंट, कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट बनाने का प्रयास करेगी। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। दूसरी चीज क्या है? स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। स्किल डेवलपमेंट का क्या है कि सरकार ने एक देश स्टैक के पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो सिटीजन हैं भारत के उनको स्किल प्रदान किया जाए, उनको री स्किल, फिर से स्किल प्रदान किया जाए, या उनकी स्किल को और बढ़ाया जाए थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग से। सरकार ने देखा है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग का महत्व बढ़ रहा है, लोग अपने घरों में हैं, तो सरकार ने यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रदान करेगी। तो इस बात को याद रखना है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये पोर्टल सरकार ने कहा है लॉन्च करेगी ताकि भारतीय नागरिकों को स्किल में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, DRAAS। अब इस बात को याद रखिएगा, DRAAS इसका मतलब क्या है? सरकार कह रही है इस बजट में कि सरकार स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगी। याद रखिएगा, सरकार स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगी ड्रोन शक्ति के तहत। मतलब सरकार स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेगी ताकि वो ड्रोन्स का प्रोडक्शन करें। साथ ही साथ यहाँ पर क्या कहा गया है, एंड फॉर ड्रोन एज अ सर्विस, तथा सरकार ये भी कह रही है कि अब ड्रोन को एज ए सर्विस यानी सेवा के तौर पर अधिसूचित किया जाएगा। तो इस बात को याद रखना है कि अब ड्रोन को एज ए सर्विस माना जाएगा। तो इस बात को भी विशेष फोकस करिए। अब एजुकेशन में देखते हैं क्या कुछ नया है। PM ई विद्या, 1 क्लास 1 टीवी चैनल। इसका मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री ई विद्या था, क्या था? कोविड के दौरान जब सरकार ने देखा कि छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो सरकार ने उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक स्कीम लॉन्च की। मतलब ऑनलाइन तरीके से दूरस्थ बैठे छात्रों को शिक्षा देने के लिए सरकार ने PM ई विद्या लॉन्च किया था। यहाँ पर 1 से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए 12 चैनल लॉन्च किए गए थे। यानी क्लास 1 के लिए एक, 2nd के लिए एक, 3rd के लिए एक, 4th के लिए, ऐसे 1 से 12 तक के लिए 12 चैनल लॉन्च किए गए थे। अब किस लिए? ताकि घर बैठे बच्चों को एजुकेशन दी जाए। अब सरकार कह रही है जो 12 चैनल लॉन्च किए गए थे उनको 200 टीवी चैनल लॉन्च तक पहुंचाया जाएगा। यानी जो 12 थे अब उनको 200 पहुंचाया जाएगा ताकि बच्चे आसानी से दूरस्थ बैठकर या दूरगामी क्षेत्रों में बैठकर आसानी से शिक्षा ले सके। तो इस बात पर भी विशेष फोकस दीजिएगा। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि सरकार वर्चुअल लैब्स स्थापित करेगी, स्किलिंग ई लैब्स स्थापित करेगी। याद रखिएगा कि अब वर्चुअल लैब का कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है। हमने अपने टाइम पर जब हम स्टूडेंट थे तो हम भौतिक लैब या फिजिकल लैब का कॉन्सेप्ट समझते थे। इस बजट में सरकार ने कह दिया है कि सरकार वर्चुअल लैब या ई लैब के माध्यम से क्या करेगी? स्किल को प्रमोट करेगी या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल प्रदान करेगी। यानी सरकार अब भारत के लोगों को आप ऐसे समझो कि थिंकिंग क्रिएचर बनाना चाहती है, सोचने वाला मानव बनाना चाहती है, जिसके माध्यम से सरकार ने ये किया है। साथ ही साथ सरकार ने क्या कहा है कि ई कंटेंट भी डेवलप किया जाएगा। यानी जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट प्रदान किया जाएगा। तो इस बात पर विशेष फोकस करना है। साथ ही साथ सरकार एक और बड़ी चीज़ कह रही है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। क्यों स्थापना की जाएगी? फॉर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन। यानी सरकार ने कहा है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। आप सब ने, हम सब ने कभी डिजिटल यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं सुना था, लेकिन अब एक ये नया कॉन्सेप्ट आया है। सरकार ने कहा है कि सरकार डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगी और जहां पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी।
नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब हेल्थ इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ इकोसिस्टम में जो सबसे पहला प्रोग्राम सरकार ने कहा है वो कहा है कि नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, यानी सरकार एक प्रोग्राम लॉन्च करेगी, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। किस लिए? हमने देखा कि कोविड के दौरान या उसके बाद हमने देखा कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में एक समस्या आई कि लोग कई प्रकार की मानसिक बीमारियों से, मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसलिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। क्यों? फॉर क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विसेज, ताकि मेंटल जो हेल्थ काउंसलिंग होती है, अगर किसी को कुछ समस्या हो तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत उनकी काउंसलिंग की जाए, जिससे वो बेहतर जीवन की तरफ बढ़ सके। इसके बाद सरकार कह रही है 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सेम तर्ज पर यह भी है कि 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और ये किसके अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे? निम्हांस जो एक नोडल सेंटर होगा, बेंगलोर में स्थित है, ये एक नोडल सेंटर होगा और इसके अंतर्गत 23 सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। अब सरकार यहाँ पर एक चीज और कह रही है कि जो कई प्रकार की स्कीमें वुमेन्स के लिए या फिर आप कह लो कि चिल्ड्रन के लिए चल रही हैं, बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ खास प्रकार की स्कीमें चल रही हैं, सरकार उनके इंटीग्रेशन पर बल देगी। वुमेन एंड चिल्ड्रन जो भी स्कीम है, सरकार कह रही है इंटीग्रेटेड बेनिफिट्स टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। यहाँ पर कहा गया है कि कई स्कीमें चल रही हैं जिनको इंटीग्रेट करके बच्चों और महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। वो स्कीम्स कौन सी हैं? पहला मिशन शक्ति, उसके अलावा मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, यानी सरकार की कई प्रकार की स्कीम्स बच्चों और महिलाओं के लिए चल रही हैं। सरकार कह रही है कि सरकार अब इनको इंटीग्रेटेड तरीके से इसका लाभ बच्चों और महिलाओं को प्रदान करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको मैंने अलग से कर दिया है। पीएम डिवाइन, यानी पूरा नाम है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री का एक विशेष इनिशिएटिव। तो इसका मतलब क्या है? टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट। सरकार क्या कह रही है? सरकार एक नई स्कीम लॉन्च कर रही है, पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। इसका मतलब क्या है कि सरकार इसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का विकास करेगी या सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाएगी। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे वो अरुणाचल हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, असम हो, वहाँ पर सरकार, या मिजोरम हो, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी प्लस सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाएगी। सोशल डेवलपमेंट मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इस प्रकार की चीज़ें सरकार इस बजट में कर रही है। एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। सरकार क्या कह रही है? एक नए प्रकार की स्कीम आएगी, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, यानी भारत में जो नॉर्दर्न बॉर्डर पर जो भी गांव स्थित हैं, चाहे वो पाकिस्तान से छूते हुए हों या फिर चाइना से छूते हुए हैं, जो एकदम बॉर्डर पर गांव स्थित होते हैं, वो गांव का बने रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? एक नेचर देखा गया, एक प्रवृत्ति देखी गई कि कई ऐसे गांव हैं चाइना के बॉर्डर पर जहां से लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे क्षेत्रों में। अब इससे हमारे देश को क्या समस्या है? जब लोग उन गांवों में रहते हैं तो अगर कभी भी चाइना या पाकिस्तान के सैनिकों या आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तान के खास तौर पर जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा प्रवेश करने का प्रयास किया जाता है, तो गांव के लोग तुरंत इंडियन आर्मी को इसकी सूचना दे देते हैं। लेकिन अगर वो गांव खाली हो जाते हैं तो फिर अगर दुश्मन देश का सैनिक या फिर दुश्मन देश के द्वारा भेजा गया कोई आतंकवादी अगर प्रवेश करेगा तो उसकी सूचना हमको या हमारी सेना को नहीं मिल पाएगी। इसलिए सरकार क्या कह रही है? इसलिए सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम चलाया। अब इसका मतलब क्या है कि सरकार क्या करेगी कि जो नॉर्थ, खासकर नॉर्थ के जो राज्य हैं जो पाकिस्तान और चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ के जो बॉर्डर विलेजेस हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। जैसे हाउस हो गया, रोड हो गया, वहाँ पर आजीविका उत्पन्न की जाएगी ताकि लोग अपने काम के सिलसिले में अपने गांव को छोड़कर ना जाएं। तो बेसिकली मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से या लाइवलीहुड, आजीविका की कमी के कारण जो लोग पलायन कर रहे हैं वो लोग पलायन ना करें। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाओगे। एक और लास्ट चीज़ बचती है प्रमोशन डिजिटल पेमेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको एक अलग पार्ट में तोड़कर कर दिया है। एनी टाइम एनीवेयर पोस्ट ऑफिस सेविंग, ये एक नई प्रकार की योजना है सरकार की, इसको समझिए। सरकार कह रही है कि 2022 में
जो भारत में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, इनको क्या कर दिया जाएगा, कोर बैंकिंग सिस्टम प्रदान कर दिया जाएगा। या जो भी भारत में पोस्ट ऑफिस हैं, अब ये कोर बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करेंगे। कोर बैंकिंग सिस्टम का मतलब जो भी एक्टिविटीज़ बैंक करते हैं, अब वो भारत में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस भी करेंगे। कैसे? जैसे एटीएम प्रोवाइड करना, सेविंग अकाउंट खुलवाना, इस प्रकार से, या फिर नेट बैंकिंग प्रदान करना, डिजिटल बैंकिंग प्रदान करना। तो इस प्रकार की जो कुछ की चीज़ें हैं वो सरकार प्रदान करेगी, जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम्स। यानी भारत के अब 1.5 लाख जो पोस्ट ऑफिस हैं वो कोर बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब वो बैंक की तरह नेट बैंकिंग प्रदान करेंगे, मोबाइल बैंकिंग प्रदान करेंगे, एटीएम्स पर भी फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ डिजिटल बैंकिंग की भी बात की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर सरकार क्या कह रही है कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। क्या स्थापित की जाएंगी? 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी भारत के 75 डिस्ट्रिक्ट में। यानी भारत के 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी, ताकि जनता उन यूनिट्स पर जाए और डिजिटल बैंकिंग का फ़ायदा उठा सके। और किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, यानी भारत में जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकें हैं उनके, जैसे एसबीआई है तो, या आप बैंक ऑफ बड़ौदा कह लो, तो इनके द्वारा भारत के 75 डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी।